चलिए आज की शुरुआत एक डायरी पर लिखी लाइनों से करते हैं। यहाँ मौसम बेहद खराब है। बर्फबारी भी शुरू हो गई है। पिछली रात पार्टी बहुत सारा राशन लेकर आई। हमें खाने में सिगरेट, सूखे मेवे, मिल्क पाउडर मिले। अब सब ठीक है। लिखने वाले का नाम लेफ्टिनेंट मोहम्मद माज उल्ला खान। पाकिस्तान की 8 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का ये अफसर 16,000 फीट की कारगिल की पहाड़ियों में ये लाइनें लिख रहा था। तारीख पर गौर करिएगा, 31 मार्च साल 1999। इसके बाद 21 फरवरी को, जब लाहौर में ऐतिहासिक लाहौर डिक्लेरेशन पर दस्तखत हो रहे थे, तब पाकिस्तान भारत की पीठ के पीछे खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि तब कारगिल की पीक्स पर पाकिस्तानी फौज अपने अपने बंकरों पर आखिरी कील ठोक रहे थे। कारगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज हम कारगिल युद्ध के पर्दे के पीछे की कहानी की बात करेंगे, क्योंकि कारगिल में घुसपैठ हुई है। ये बात भारतीय जवानों को 3 मई को पता चली। लेकिन इस युद्ध का ट्रिगर पॉइंट नहीं था, बल्कि ट्रिगर पॉइंट तो 1984 में ही दब गया था। वो कैसे? इसे जानने के लिए चलते हैं जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से। ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत की फौज से लोहा लेने के लिए हमने सारी स्कीम बना ली है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से सटा खालरा बॉर्डर है। हम खेतों के रास्ते महज 45 मिनट में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। उनके साथ हमारी समझदारी ठीक है। वहां पहुंचकर हम गुरिल्ला वॉर शुरू कर देंगे। खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान का सपोर्ट है, ये बात भारत बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे ठंडे मोर्चे पर दबोच लिया। 13 अप्रैल 1984 को लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम नाथूर के इशारों पर कुमाऊं रेजिमेंट की एक पूरी बटालियन सियाचिन पर चढ़ गई। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया मेघदूत। अपनी हार से तिलमिलाए उस वक्त के पाकिस्तान ने जनरल जिया उल हक के आदेश पर 1986 में पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप ने सियाचिन के पश्चिम में मौजूद एक पीक पर कब्जा कर लिया और नाम रख दिया कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर। फिर 1987 में भारतीय फौज ने ऑपरेशन राजीव चलाया और इस पाक को छीना और नाम रख दिया बाना टॉप, क्योंकि कैप्टन बाना सिंह ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर 85 डिग्री एंगल की दीवार लांघकर इस पीक को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। सियाचिन और बाना टॉप की लड़ाइयों के बाद भारत और पाकिस्तान सियासी समझौते पर पहुंच गए, लेकिन अभी भी परवेज मुशर्रफ अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए। 1987 में मुशर्रफ स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडर बन गए और उन्होंने जनरल जिया उल हक को सियाचिन पर दोबारा कब्जे में लेने का एक डिटेल प्लान भेज दिया, लेकिन बात नहीं बनी और प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। फिर सीधा बारी आती है साल 1998 की। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। सियाचिन की हार अभी भी उनके सीने में धड़क रही थी, इसलिए दोबारा उस प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। 1 साल के अंदर ही मुशर्रफ ने इस प्लान को अंजाम भी दे डाला, वो भी बिना प्रधानमंत्री को बताए। उसके बाद 11 मई 1998 भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया। ये देख नवाज शरीफ की सांस फूलने लगी। इसके बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एक साथ 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। 2 दिन बाद उसने फिर से एक छठा टेस्ट भी किया। अब दुनिया के इतिहास में ऐसा मौका आ गया था जब 2 न्यूक्लियर शक्ति से लैस मुल्क सीधे आमने सामने आए हों, और ये था कारगिल युद्ध। कहते हैं कारगिल में घुसपैठ के पीछे न्यूक्लियर टेस्ट एक अहम वजह थी, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था चूंकि न्यूक्लियर हथियारों का खतरा है, इसलिए भारत सीधे युद्ध नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। कारगिल में घुसपैठ की तैयारी अक्टूबर 1998 से शुरू हो गई। जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं और प्लान बनाया गया कि कारगिल के पास एलओसी में जहां जहां गैप्स हैं, वहां पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। पर तभी नवंबर 1998 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि कारगिल सेक्टर में भारतीय फौज की असामान्य हलचल देखी जा रही है। पाकिस्तान सेना के एक ब्रिगेडियर मसूद असलम को कारगिल में भेजा गया। उसने बताया कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। ये सुन मुशर्रफ ने फैसला किया कि कारगिल का जितना संभव होगा उतना इलाका कब्जा कर लिया जाएगा। प्लान तैयार किया, लेकिन किसी को इस बारे में नहीं बताया गया। सिर्फ 4 लोग थे जो ऑपरेशन के बारे में जानते थे। आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज, 10वीं डिवीजन के कोर कमांडर जनरल महमूद, नॉर्दर्न इन्फेंट्री फोर्स के इंचार्ज ब्रिगेडियर जावेद हसन,
इन चारों की जोड़ी को उस पाकिस्तान आर्मी के भीतर गैंग ऑफ 4 के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 16 जनवरी को इस्लामाबाद में हुई मीटिंग में इन 4 लोगों के अलावा एक और शख्स शामिल थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस तौकीर जिया। कारगिल ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी इनकी ही थी, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि मुशर्रफ ने ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद वो बोले, मान लो अगर प्लान फेल रहा तो क्या होगा? तब मुशर्रफ ने कहा कि प्लान फेल हुआ तो मेरी गर्दन काट लेना। आर्मी हेडक्वार्टर में जब गर्दन काटने की बात चल रही थी, राजनीतिक हलकों में इसका ठीक उल्टा खेल चालू था। अक्टूबर 1998 में नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी यूएन जनरल असेंबली मीटिंग के लिए पहुंचे थे। वाजपेयी पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारना चाहते थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बस सेवा शुरू की जाए। नवाज ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने इस बारे में सेना की राय लेना जरूरी नहीं समझा। 20 फरवरी 1999 को वाजपेयी बस लेकर लाहौर पहुंच गए। लाहौर में एक ऐतिहासिक समझौते पर साइन हुए। नवाज की इस वक्त तक नियत साफ थी, लेकिन उनसे एक भयंकर चूक हो गई थी। आर्मी की मंजूरी के बिना पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता था और आर्मी चीफ मुशर्रफ कुछ और ही इरादा बनाए हुए थे। 17 मई 1999 से इस्लामाबाद से कुछ मील की दूरी पर आईएसआई के ओजरी कैंप ऑफिस में एक मीटिंग हुई। इसमें नवाज के अलावा कारगिल गैंग का कोर ग्रुप मुशर्रफ, अजीज खान, महमूद अहमद, जावेद हसन सब मौजूद थे। इससे पहले भारत की मीडिया में खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तानी सैनिकों की देखरेख में कई मुजाहिदीन एलओसी पार करके भारत में घुस आए हैं। पाकिस्तान में जब मीटिंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने नवाज से कहा कि सर, कश्मीर में आजादी की लड़ाई को और तेज करने की आपकी इच्छा के मुताबिक हमने एक प्लान तैयार किया है। ये 5 चरणों का ऑपरेशन होगा। इसका पहला स्टेज पूरा हो चुका है। फिर नवाज को एक नक्शा दिखाया गया जो नवाज शरीफ की समझ नहीं आया, क्योंकि नक्शा उसी तरह तैयार किया गया था कि नवाज की समझ में कुछ ना आए। हुआ यही, बिना समझे नवाज शरीफ हां पर हां बोलता गया। इसी बीच मुशर्रफ ने नवाज से कहा, जनाब, हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। मेरा सारा तजुर्बा कहता है कि इस मिशन में जीत की पूरी गारंटी है। मुशर्रफ की बात को आगे बढ़ाते हुए अजीज खान ने भी बोलना शुरू किया कि सर, जिन्ना और मुस्लिम लीग की कोशिशों से पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनाने वालों के तौर पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अब अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है। भारत के पास कश्मीर का जो हिस्सा है उसे वापस पाने का मौका मिला है आपको। पाकिस्तान के इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। कश्मीर फतह का कारनामा आप पूरा करके दिखाएंगे। ये बातें सुनकर नवाज शरीफ खुद में गर्व करने लगे। प्लान को हरी झंडी दिखा दी गई। हरी झंडी दिखाने के बाद नवाज को पता चला कि मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पार करके भारत के हिस्से में अपनी कई सारे पोस्ट बना लिए हैं। फिर एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई जिस पर नवाज ने कहा कि चूंकि सेना सरकार का ही हिस्सा है, सो आज से हम इस ऑपरेशन में सेना की मदद करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से हैं, जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख। ये कश्मीर का एक हिस्सा अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, तो आप उसको चौथा हिस्सा मान सकते हैं। इसी को रणनीति बनाकर डीजीएमओ ने नवाज से कहा कि हम मुजाहिदीनों को लद्दाख में घुसाएंगे, वो वहां अपना काम शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ कई मुजाहिदीन जम्मू में घुसपैठ करेंगे। इनसे निपटने के लिए भारत अपनी सेना लद्दाख और जम्मू की तरफ भेजेगी। उस समय घाटी में भारतीय फौज बहुत कम बची होगी। यहीं पर शुरू होगा ऑपरेशन का चौथा स्टेज। मुजाहिदीनों के सहारे पाकिस्तान बनिहाल और जोजिला को ब्लॉक कर देगा। इस तरह कश्मीर घाटी को अलग थलग करके पाकिस्तान उस पर कब्जा कर लेगा। डीजीएमओ ने नवाज को हवाई बातें बताई और कहा कि घाटी से कट जाने की वजह से भारत की हालत खराब हो जाएगी। वो घुटनों पर आकर पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाएगा। लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान का ये ख्वाब अधूरा रहा। बाद में जो प्लान का पता लगा, भारत की फौज ने इस प्लान को फेल किया। फिर शुरुआत हुई ऑपरेशन विजय की और अंत में लंबे संघर्ष के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर जीत हासिल की। भारत के शौर्य की ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।